गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। और नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर गुणनखंड। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ट्रेंड में आ गया है। यानी आप अगर देखना चाहें कि पिछले 3-4 साल के एग्ज़ाम देखना चाहें जो हाल ही हुए हैं, चाहे SSC है चाहे रेलवे है, तो ये जो टॉपिक है एग्जामिनर की पसंद बन गया है। अब एग्जामिनर इस टॉपिक पर ध्यान देने लग गया है और कुछ हाल ही में कुछ अच्छे सवाल भी आए हैं जो मैं आपको कराऊंगा, वो भी हमें देखने हैं। और हमें ये भी जानना गुणनखंड है क्या और इससे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और किस तरीके के सवाल आए हैं और आ सकते हैं। तो एक पूरी कंप्लीट वीडियो गुणनखंड को लेकर आप जो देखेंगे और समझेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। रही बात एक सवाल की जो मैंने छोड़ा हुआ था पार्ट 2 में, वो मैं इसके लास्ट में कवर कर दूंगा इस वीडियो के अंत में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गुणनखंड क्या है जानते हैं, समझते हैं। मान लो हम कोई संख्या ले लेते हैं। सपोज करो हमने कोई संख्या 100 ले ली, 100 ले ली। अब हमें देखना है कि ये 100 संख्या वो किन किन संख्याओं से कट सकती है, किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो हम देखेंगे भी ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी और 20 से, 25, 50 और खुद 100। यानी हमने एक संख्या मान ली रैंडमली, समझाने के हिसाब से संख्या हम कोई भी ले सकते थे। हमने 100 ले लिया है और 100 को हमने देखा कि भाई ये संख्या किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने ये जाना कि 100 जो है वो 9 संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि 100 के गुणनखंड कितने हैं, तो 100 के गुणनखंड 9 है। यानी गुणनखंड या फैक्टर का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि जो संख्या को डिवाइड करने वाला हो। आप ये कहेंगे कि 100 को डिवाइड करने वाले कौन है, तो ये इतनी सारी संख्याएं 100 को डिवाइड करने वाली हैं, तो हम इन्हें 100 का गुणनखंड कहेंगे। तो गुणनखंड समझ में आएगा। गुणनखंड क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा है, जो संख्या को डिवाइड कर सकते हो उसका गुणनखंड होता है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी क्या हमें हर बार ऐसे ही करना होगा, किसी भी संख्या को लेकर हम कैसे पता करेंगे। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, मान लो संख्या 360 ले ली है, 720 ले रही है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1000 से ऊपर हो सकती है संख्या। तो तरीका क्या हो, क्या यही तरीका कहलाएगा संख्याओं को डिवाइड करने का या गुणनखंड निकालने का? नहीं, मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ कि आप गुणनखंड किस तरीके से निकाल सकते हैं और किसी भी संख्या के हमेशा फॉलो करेगा। देखते हैं कि हमें क्या काम करना है। सिंपल सा तरीका है, हम ये जो विधि है गुणनखंड की, हम भाग देते हैं। मान लो हमने 2 का भाग दिया है, 50 बार कट गया। फिर हमने 2 का भाग दिया है, 25 बार कट गया। फिर 5 का भाग देंगे 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। यानी हम 100 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 100 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 2 की घात 2 है और ये 5 की घात 2 है, यानी 4 गुणा 25 100 होता है। तो यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि 4 गुणा जो 25 है वो 100 होता है। तो जब 4 गुणा 25 100 है तो हमें गुणनखंड कैसे निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने का तरीका है, आपको क्या काम करना है कि जो पावर है, जो घात लगी हुई है, इसमें 1 प्लस कर देना है। यानी 2 में 1 प्लस कर देना है। गुणा का निशान है ये बीच में, ऊपर भी 2 है। संख्या कुछ भी सी 3 हो 4 हो, प्लस 1 ही करना है। तो आपने इधर भी प्लस 1 कर दिया। तो 2 और 1 कितना हो गया जी, 2 और 1 3 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, 3 3 9। 9 ही हमारा आंसर है। अगर हम गिनते हैं सिंपली तो 9 ही उत्तर आता है। देखो गुणनखंड हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो गुणनखंड 16 भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी के 20 आए 25 आए, मतलब बहुत सारे आ सकते हैं। तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। तो तरीका हमने जाना है ये तरीका कि भी गुणनखंड का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये 1 का क्या चक्कर है, ये 1 क्यों जोड़ते हैं, आखिर इसके पीछे क्या गणित है, क्या लॉजिक है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा 1 क्यों जोड़ते हैं। पहले हम गुणनखंड निकाल देते हैं कुछ संख्याओं के प्रैक्टिस के लिए। तो आपको एक क्लियर हो रहा होगा, बड़े आराम से क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या करना है। सिंपल इसको तोड़ देना है, पावर में प्लस 1 करने के बाद में गुणा कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। हम कुछ और संख्या लेते हैं, रैंडमली संख्या लेते हैं। सपोज करो आपसे पूछा जाए, आपसे कोई संख्या पूछी जाए, मान लो आपसे पूछा गया जी कि 1 से 120 के गुणनखंड बताओ।
120 के गुणनखंड बताओ। तो 1 0 120 के गुणनखंड बताओ। तो 2 छिंग 12, 2 से 30 बार, अब फिर 2 से कट जाएगा एक बार और ये, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। 120 को कुछ हम इस तरह लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, एक 3 है और एक 5 है। ये 2 घात 3 है, 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और 5 का कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, ये 8 या 24 5 120 हो गया। अब आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो गुणनखंड का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया अभी। पावर जो है, जो घात है, इसमें 1 प्लस कर देना है और गुणा का निशान तो लगाना ही है। यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस कर देना है और गुणा का निशान लगाना है। तो 3 और 1 4, दूनी 8, दूनी 16, इसके गुणनखंड कितना है 16। यानी 120 जो संख्या है वो 16 संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। जैसे 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो गई, है ना, 3 से डिवाइड भी हो जाएगी, 4 से, 5 से, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। तो संख्या कितनी कुल मिला के 16। तो आपकी चीज़ क्लियर हुई। आपको सिंपल से क्या करना है, ये अप्रोच अपनानी है, चीज़ों को लिख देना है, या आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं संख्याओं को, 60 दूनी 120 ऐसे करके फिर आप फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप इसको जल्दी, आपको ये ना करना पड़े, आप जल्दी कैसे कर सकते हैं आप वो भी जानेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक पेपर का सवाल बताता हूँ कि पेपर में एक सवाल कैसे आया था। एक एग्जाम का सवाल है और उसने सवाल को कुछ इस तरह घुमाया था, रेलवे का सवाल था वो। सवाल ये था, 520 मोबाइल है, एक कक्षा में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। अब इसमें एग्जामिनर ने कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि आपको 520 के गुणनखंड करने हैं। एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, आप बात को समझो, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। सवाल सिंपल है लेकिन बाईपास से घुमाएगा सवाल को, ताकि आप टाइम लें चीज़ करने में और समझ ना पाएँ। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आसान हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं, वैसे आपको एग्जामिनर को दिमाग को पढ़ना है कि वो सवाल को किस तरीके से घुमा रहा है। अब आपको करना कैसे, सवाल क्या कहना चाहता है। देखो 520 मोबाइल है, तो 520 आपने लिख दिया। एक समस्या और आती बच्चों के सवाल में, बच्चे सोचते हैं कि 520 मोबाइल बांटने हैं, लेकिन बच्चे तो है ना जी, कैसे बांटे, है ना। तो मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब 520 का आप गुणनखंड करेंगे तो सिंपल 52 गुणा 10 कर दें और 13 गुणा 4 कर दें और ये 2 गुणा 5 कर दें। 4 का मतलब क्या होता है, गुणनखंड आपके आ चुके हैं जी। आप ये करेंगे कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। अगर आपको गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड आएंगे, भाई पावर में 1 जोड़ देना, अभी बोला था हमने, पावर में 1 ऐड कर देना है। तो 3 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 520 मोबाइल को क्लास में 16 तरीकों से बांट सकते हैं। कैसे, क्लास में बच्चे तो पता नहीं है ना, हो सकता है बच्चे 2 हों। जब बच्चे 2 होंगे तो 520 को 2 भागों में कर दो। जब 520 को आप 2 भागों में पढ़ोगे तो 260 260 आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है बच्चे 4 हों, तो 4 भागों में तोड़ दो, 130 130 भाई 13 चौका 52, कि एक बच्चे को 130 मोबाइल पटक दिए, 130 मोबाइल ले जा तू। हो सकता है एक ही बच्चा हो, सारे छुट्टी पे गए हों, तो 520 उसी दे दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि मोबाइल को तोड़ना तो है नहीं, पूरा मोबाइल देना है। तो 520 मोबाइल को बांटने के तरीके क्या हुए कि क्लास में एक बच्चा भी है तो 520 गए, 2 हैं तो आधे आधे चले गए। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, बच्चे ऐसे ढूंढने हैं कि जो 520 को काट रहे हों, और वो 16 टाइप हो सकते हैं। हो सकता है क्लास में 10 बच्चे हों तो 52 आ जाएं। मेरी आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि 16 तरीके हैं, बच्चे डिसाइड नहीं है, तो बच्चे संभावना में कितने हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, यानी बच्चों की जो संख्या होगी वो 16 तरीकों से हो सकती है। और जब बच्चों की संख्या 16 तरीकों से हो सकती है कि ताकि 520 डिवाइड हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 16, यानी 520 मोबाइल आप 16 तरीकों से बांट सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मेरी बात है समझ में आ रही होगी, है ना, इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ जो यूपीएसआई में आ चुका है, और सवाल कुछ सेम ही है, वो भी सिंपल है। देखते हैं क्या है। मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ सवाल को। तो धीरे धीरे हम समझ विकसित कर रहे हैं कि पेपर में चीज़ें किस तरह से आती हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। सवाल ये था 11,025 के गुणकों की संख्या बताओ। बताइए, आप सवाल देख पा रहे हैं तो बताइए जल्दी से कि 11,025 के गुणकों की संख्या बताओ। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 31, 25, 23, 27। हो सकता है आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो, लेकिन हमें बात पता है कि 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 से संख्या कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो हम आराम से सिंपल तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है इसके दो तोड़ कैसे हैं, तो आप आराम से सवाल को करिएगा। इतना समय है एग्जाम में कि आप 30 सेकंड दे सकें। जैसे भाई आपने कर लिया 3 तिया 9, बचे 2, 3 छंग 18, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अभी भी 3 से चला जाएगा, देख लो भाई, 7 5 12, 12 6 18, 3 से जाएगा, काटो। ठीक, 5 2 7 2 9, अब नहीं कहा जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो। जब 5 से आप डिवाइड करोगे 5 दूनी 10। ठीक है, देख ले एक बार, 5 दूनी 10, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 दूनी 10, कितना बचा 2, फिर 2 उतार लिए, 5 चौक 20 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 4 5 नहीं 45, अब 7 से जाएगा। कहने का मतलब आप सिंपल तरीके से इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। जब गुणनखंड कर लें आप इसके, तो इनको इधर लिख दीजिएगा कि आपका गुणनखंड क्या है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। आप इनको ऐड कर लो। मैंने कहा कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर लेना चाहिए, पावर में 1 ऐड कर लेना चाहिए। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन इसका डी उत्तर हो गया। तो वो ये शब्द बोल रहे हैं गुणकों, गुणकों का मतलब भी यही है ना, कि वो फैक्टर ही जानना चाह रहा है, कि गुणनखंड ही पूछना चाह रहा है आपसे इस सवाल के अंदर। तो आपको गुणनखंड निकालने में कोई समस्या नहीं, आप रैंडमली कोई भी सवाल ले सकते हैं, और उसको करने का तरीका ये है, जो घाताएँ पावर आएँ उसमें +1 कर देना है और गुणा कर देनी है, सिंपल। तो हम अब किसी भी संख्या गुणनखंड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं उस बात पे आता हूँ कि 1 क्यों जोड़ते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि 1 को जोड़ने के पीछे क्या गणित है, कौन सी कहानी है ना। तो ये हमें जानना है कि 1 आखिर क्यों जोड़ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो वो जो जानेंगे भी, देखते हैं उस बात को कि 1 क्या है। देखो, अभी हमने जो पहला सवाल किया था हम उस पर आते हैं कि जो 100 है उसको लेते हैं। हमने 100 लिया है और इसके हमने गुणनखंड जाने थे। तो गुणनखंड कितने थे आप बहुत जल्दी से लिख पाएंगे कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है जी, 25 है, 50 है, 100 है। छूटने जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे हो गए। ठीक है जी, अब हमें क्या करना था, हमने देखा कि 100 को हमें कैसे लिखना है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, ये जाना। अब इसके हम पीछे जो वजह है उस पर आते हैं, सही वजह क्या है ना, वो देखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है, जैसा आपने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरी बात समझते रहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 2 की पावर 2 है, आप इसे स्टार्ट करो 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 2 से। ये 5 की पावर 2 है, इसे 0 से शुरू करो, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखा, इसके पीछे वजह क्या है कि हमें बात जानते हैं, संख्या कोई भी सही, दुनिया की आप कोई भी संख्या लेंगे तो हमेशा 1 से तो डिवाइड होगी,
और एक कब बन सकता है, वो तब बन सकता है जब हम संख्या के ऊपर जीरो रखेंगे। भाई 2 की पावर जीरो का मतलब एक ही तो होता है, और 5 की पावर जीरो का मतलब भी एक होता है। तो जब हम गुणनखंड बनाएंगे चीज़ों को, तो हम हमेशा उस अंक का, जो अंक है यहाँ पे 2 है, उसका पहली जो पावर है वो जीरो रखेंगे, क्योंकि एक तो कम से कम है ही है। किसी भी संख्या को एक तो डिवाइड करेगा। जैसे आपसे पूछो भाई 5 के गुणनखंड बताओ, तो 5 के गुणनखंड एक तो है ही है और 5 भी है। अब एक कैसा आएगा, वो 5 की पावर जीरो से तो एक आएगा नहीं, एक कैसे निकालोगे आप? बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है कि आप जब संख्या लिखेंगे तो 0 1 2 0 1 2, इतनी चीज़ क्लियर होगी। इतना क्लियर होने के बाद में अब आपको गुणनखंड बनाने सिखाते हैं। पहले हम आपको क्या करना है, 2 की पावर जीरो की पहले इसमें गुणा करनी है। दो बेसिक बातें हैं, एक बार सीख जाओगे तो आगे तक काम देंगी। 2 की पावर जीरो की जब आप 5 की पावर जीरो में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक होता है, ये एक होता है, और एक गुणा एक क्या होता है, एक गुणा एक एक ही होता है। अब आप 2 की पावर जीरो की इसमें गुणा करो, 2 की पावर जीरो गुणा 5 की पावर एक, तो 1 गुणा 5 क्या होता है जी, ये भी 5 होगा। अब आप 2 की पावर जीरो की 5 की पावर 2 में गुणा करो, तो 2 की पावर जीरो गुणा 5 की पावर 2, 1 गुणा 25। आप ये बात समझ पाए जो मैंने समझाई है? अब आपको क्या काम करना है, 2 की पावर जीरो से गुणा कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको लेना है 2 की पावर 1 से। जब 2 की पावर 1 की गुणा करेंगे, ये वाला हमारा सेट कंप्लीट हो गया। 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0, तो ये 2 गुणा 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 2 गुणा 5 कितना आ गया, 10 आ गया। और उसके बाद कौन संख्या, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो 2 गुणा 25 कितना आ गया, 50 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 2 की पावर 2 में, कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0, तो ये आ जो है जी 4 गुणा 1 4 आ गया है। और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो 4 गुणा 5 कितना आ गया, 20 आ गया। और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 4 गुणा 25 100 आ गया। आप बात को समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब आप इन संख्याओं को देखो जरा गौर से, 1 5 25, 2 10 50, 4 20 100, क्या ये वो संख्या जो मैंने ऊपर लिखी है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, ये वही संख्या है, ये वही संख्या है जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है जी, ये वही संख्या जो हमने ऊपर लिखी है। अब हमें क्या काम करना है, इस चीज़ को समझना है, और हमें ये बात जानकारी यहाँ से मिलती है कि हमें जब एक जोड़ा गया, 2 + 1 गुणा 2 + 1, जब एक जोड़ा गया तो 3 गुणा 3 9 हुआ, तो एक कहाँ से आया, जो एक है वो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 से आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब 2 की पावर 0 करोगे तो एक ही तो होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ ही 2 लिखा हुआ था, तो 2 की पावर 0 कहाँ गई? इसलिए हम एक को लेकर चलते हैं ताकि गुणनखंड हमारे एग्जैक्ट आए, नहीं तो हमारा एक तो आएगा ही नहीं। तो आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने हमें ये समझा कि एक का कंसेप्ट क्या है। अब हम इसमें चीज़ें ये भी होती हैं कि एक तो गुणनखंड पूछेगा आपसे, जो कि पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाई सवाल क्या आता है कि आपसे पूछेगा कि 100 के विषम गुणनखंड बताओ और 100 के सम गुणनखंड बताओ, यानी किसी भी संख्या के सम या विषम गुणनखंड आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा पंखा तेज करो, गर्मी का एहसास है। बिल्कुल, ये एहसास समझ लिया करो कि पसीना आ रहा है मास्टर को, तो पंखे को तेज कर देना है। अब हम जानेंगे 100 के सम गुणनखंड कितने हैं और विषम कितने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2 की पावर, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सबको, सब आप समझ गए हैं। अब सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा 100 के गुणनखंड कितने हैं, सवाल आपसे पूछेगा कि 100 के सम गुणनखंड कितने हैं और विषम कितने हैं। ठीक है जी, हमें क्या काम करना है, सवाल है हमारा 100 के सम गुणनखंड बताओ।
100 के समगुणनखंड बताओ, या कोई भी संख्या आपसे ले लेगा। तो आपको क्या काम करना है, 100 को जब तोड़ोगे आप तो 2 की पावर 2। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, समगुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या गणित है। देखो जब आपसे समगुणनखंड जानना चाह रहा है तो आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना। क्या नहीं लेना, 2 की पावर 0 नहीं लेना है। जब 2 की पावर 0 नहीं लेना है तो फिर इसमें 1 नहीं जोड़ना है, तो खाली 2 ही रहने देना है, लेकिन यहाँ 1 जोड़ना है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये जो अत्याचार हुआ है 2 के साथ ही क्यों हुआ है, 5 के साथ क्यों नहीं हुआ। यानी 5 में जो 5 की पावर है उसके साथ तो आपने 1 जोड़ दिया, अब 2 के साथ आपने 1 नहीं जोड़ा है, तो ये भेदभाव क्यों है ना। ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि 2 को आपने मजबूर कर दिया। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या में जो अंतर पैदा करता है वो 2 ही पैदा करता है। मेरी बात आप समझे। अगर आपको सम निकालना है, विषम निकालना है, तो सिर्फ 2 का ही अंतर होता है। आपसे पूछे सम संख्याओं की पहचान बताओ, तो सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाएं, सिंपल है, ठीक है। और विषम संख्या की पहचान बताओ जो 2 से ना कटे। अगर आप इसमें 1 ले लेते, 2 की पावर 0 ले लेते, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या होता है, विषम होता है। मेरी बात आप समझ पाए, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, वो विषम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 की पावर 0 नहीं लेना, क्योंकि 2 की पावर 0 विषम संख्या बना देगा। आप कह रहे हो कि 5 की पावर 0 भी 1 होता है, तो वो क्यों ले लिया। उसके पीछे लॉजिक ये था, मैंने आपको भी समझाया था कि जब आप 2 की पावर 0 आपने, ये था, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि जी 5 की पावर 0 भी तो 1 होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्या वजह है इसके पीछे। आपको ये नहीं लेना। अब आपको पता है कि आपको गुणनखंड इससे करना है, तो ये 1 बेशक है, लेकिन जब आप 2 में गुणा करोगे 1 की तो 2 बनेगा, तो इसका जो 1 था वो ख़त्म हो गया, यानी 2 ने मल्टीप्लाई करके उसको 2 बना दिया। और ये भी वही काम करेगा, 2 पंजा 10, ठीक है, फिर 2 पंजा 10, और ये 2 गुणा 25, ऐसी सेम इसके साथ होगा, 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 5 20, और 4 गुणा 25 100। आप बात समझ पाए। यानी 6 संख्या हम जानते हैं, 6 संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 संख्या हमारी समगुणनखंड आ चुकी हैं। और उसका तरीका आप समझ गए। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेना है। अगर आप 2 की पावर 0 ले लेते तो ये इसको गुणा करके आपका क्या बना देता, विषम बना देता, क्यों 1 गुणा 1 विषम होता है। इसको इसके लिए नहीं लेना। ध्यान रखना हमेशा कि जब भी समगुणनखंड की बात पूछे तो जो 2 की पावर जितनी है उतनी लेनी है। 2 की पावर अगर 1 है तो 1 लेनी है, 2 की पावर 2 तो 2 लेनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना, और सब में ऐड करना है, और सभी संख्याओं में ऐड करना है। आगे चाहे कुछ भी सही, 3 हो 5 हो 6 हो 7 हो, कुछ भी सही, बस 2 का ध्यान रखना है। सम और विषम में ये अंतर है। अगर आपको इस सवाल में ये पूछा जाए कि 100 के विषम गुणनखंड कितने हैं, और डायरेक्ट पूछा जाए, हालांकि हम निकाल सकते हैं 9 में से 3 गए 6 या 9 में से 6 गए 3, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि तरीका क्या होगा। देखो आपको 100 को इतना तो लिख ही देंगे कि 100 क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 होता है, ठीक है। अब आपको पूछा विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, इसमें ना तो 2 की पावर 1 लेनी है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 जिसमें गुणा करेगा उसे सम बना देगा। ना 2 की पावर 2 लेनी है, क्योंकि 4 होता है, 4 जिसमें गुणा करेगा सम बना देगा। और हमसे क्या पूछा, विषम, तो हमें 2 और 2 की पावर 2 नहीं लेना है। फिर क्या लेना जी, 2 की पावर 0 लेना है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आपको कभी भी 2 नहीं लेना है, कभी भी 2 नहीं लेना है, कभी भी 2 को नहीं लेना है, ध्यान रखें। अगर 2 आ गया तो सम बना देगा, तो 2 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, इसे 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 2 की पावर 0 लेंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, तो आपको क्या करना, केवल और केवल 2 की पावर 0 यानी 1 करना है, और गुणा, सिंपल तरीका आगे सेम ऐसा ही है, घात में 1 जोड़ के, तो 1 गुणा 3 कितना आ चुका है,
1 गुणा 3, 3 आ गया है। तो 6 हमारे सम गुणनखंड हो गए, 3 हमारे विषम गुणनखंड हो गए। तो अंतर किस चीज़ का आया सम और विषम में? अंतर जो आया है वो 2 की वजह से आया है। अगर आप विषम गुणन की बात करेंगे तो यहाँ 2 की पावर चाहे कितनी सही, खाली 1 लिखना है और आगे में कोई बदलाव ना करना, चाहे कोई भी संख्या सही। आप ये ना सोचिए कि 4 की पावर 2 होगा, 4 की पावर 2 नहीं होता, वो 4 को 2 बना लेते हैं, 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, अगर 8 की पावर लिख रहे हो तो 8 की पावर गलत लिख रहे हो, 8 का मतलब 2 गुणा 2 होगा। 6 की पावर नहीं लिखनी, उसे 2 गुणा 3 में तोड़ देना है। तो कहने का मतलब 2 ही है जो अंतर पैदा करेगा, और वो बात आप बखूबी समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ आपको क्लियर हो, मतलब चीज़ें हैं क्लियर हैं। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको करने के लिए कि ये तो 100 हो गया। संख्या हम कोई भी ले सकते हैं। मान लो हमसे पूछने बैठ जाए कि भाई 360 के गुणनखंड बताने हैं, सम भी, विषम भी और कुल भी। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक संख्या है 360, संख्या आप कोई भी ले लो, संख्या में कोई भेदभाव नहीं है। 360, ठीक है। इसके हमें पहले निकालने हैं कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड निकालने हैं जी। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे जी? ये 360 को आप तोड़ लो, अगर सिंपल संख्या तो आराम से टूट जाती है। 36 का मतलब होता है 2 गुणा 2 की पावर 2 और 3, मतलब 4 नाम 36 होता है, कहने मतलब ये है, आप ऐसे लिख लो। तो 2 तो 3 हो गए, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 1 हो गया। अगर हमसे कुल गुणनखंड पूछेगा तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये 2 की पावर 3 है, गुणा 3 की पावर 2 है, गुणा 5 की पावर 1 है। पावर 1 में प्लस कर देना है, बिना टेंशन लिए, बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा, अच्छा ही होगा। 4 तिया 12 दूनी 24 आ चुका है। तो अगर कुल गुणनखंड की बात कर रहा है तो कुल गुणनखंड कितने आ गए भाई? 24 आ गए। तो यहाँ तो समस्या नहीं है। अब आपसे पूछ बैठा कि हमें ये नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट क्या जानना चाह रहा है? डायरेक्ट जानना चाह रहा है सम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड। तो आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है जी। इस तरह से तोड़ने के बाद में सम गुणनखंड पूछ रहा है, तो मैंने आपको फिर बताया कि 2 की पावर 0 नहीं लेना है। वो बेसिक हम क्लियर कर चुके हैं कि 2 की पावर 0 क्या था। हर सवाल में ऐसे ही होता है, लेकिन हर सवाल का डिटेल में तो ना समझना चाहिए। एक बार क्लियर हो गया ना कि सम और विषम में अंतर जो होता है वो 2 का होता है, 2 की पावर 0 नहीं लेना है। वो बात मैं लिख चुका हूँ और ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो फिर क्या लेना है? इसमें 1 नहीं जोड़ना, खाली बस इतना ही अंतर है। इतना ही अंतर है। जब आप सम गुणनखंड की बात करेंगे तो जो 2 की पावर जितनी है उतनी ही लेंगे। अगर 3 है तो 3 ही लेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। और आगे सेम वही प्रोसेस है, आगे सेम वही प्रोसेस है। तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो 24 ये होगा, 18 हो गए तो 6 बचे। लेकिन फिर भी हम विषम निकाल लेते हैं। विषम गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंड देखते हैं, इधर देख लेते हैं। विषम गुणनखंड अगर डायरेक्ट ये पूछ बैठे तो आप इसको ऐसे तोड़ ही लेंगे भाई। ठीक, इस तरह से आपने इसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ आपको मैंने फिर बताया, जब विषम की बात करेंगे फिर आप 2 क्यों ले रहे हैं जी? 2 नहीं लेना ना, अब विषम की बात कर रहे हैं। सम और विषम में 2 का अंतर है। तो यहाँ 2 की चाहे पावर कितनी हो आपको 1 ही लिखना है, और इधर तो सेम प्रोसेस है, चाहे कुछ भी सही। तो 1 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 कम 6, और 18 6 क्या होते हैं? 24 ही होते हैं। तो आपको ये जो सवाल है कि 360 के कुल गुणनखंड कितने? 24 है। विषम कितने हैं जी? 6 आए हैं। सम कितने? 18 आए हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि 1 क्यों जोड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे पावर 0 में भी होती है, क्योंकि हमें 1 भी लाना है, क्योंकि 1 सब संख्या को काटता है तो हमें 1 भी चाहिए होता है। तो 1 कैसे बने? 1 बनता है 0 पावर लगाने से। तो 1 जोड़ने का क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये जानी थी कि सम और विषम में क्या करें। तो सम और विषम में सिंपल सा अंतर है, जब आप सम की बात करेंगे तो फिर आप 1 नहीं लेंगे, यानी 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, जितनी पावर है उतनी लेंगे। जब 2 की पावर 0 नहीं लेंगे तो फिर 1 भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ने के पीछे ही मकसद 2 की पावर 0 था।
बात क्लियर हुई। तो सम में ये काम करेंगे। विषम में हम क्या काम करेंगे, विषम में हम जानते हैं कि अगर हमने भूल के भी 2 ले लिया, अगर 2 से हमने किसी संख्या में गुणा कर दी तो सम बन जाती है। इसलिए 2 को नहीं लेना है, 2 की पावर को नहीं लेना है। तो 2 की पावर चाहे कितनी सही, उसकी जगह 1 ही लिखना है। और 1 कहाँ से आता है, ये 2 की पावर 0 से आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों, हमने अभी ये जाना कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कुल गुणन कैसे निकाले जाते हैं, निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए विषम गुणनखंड, वो भी बता सकते हैं। सम पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। अब एक स्टेप और बचा हुआ है जो गुणनखंड का लास्ट स्टेप है, हम उसको भी देख लेते हैं। स्टेप वो है, सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई किसी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या है। उसमें टाइप बन सकते हैं, सम का भी पूछ सकता है, विषम का भी पूछ सकता है। तो मैं एक संख्या 100 ही लेता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। संख्या आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा बाद में। तो हम सवाल ले लेते हैं 100 को ही। अगर हम ये देखें कि 100 के गुणनखंड कितने हैं, तो हमने ये भी जाना था भी कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और खुद 100 है। तो ये 100 के गुणनखंड है। अब हमसे सवाल ये नहीं पूछेगा कि 100 के कितने गुणनखंड हैं, हमसे पूछेगा कि 100 के गुणनखंडों का योग क्या है। तो हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 100 के गुणनखंड कैसे होते हैं। 2 का पावर 2, 5 की पावर 2। इसको हमें क्या करना, अगर हमसे पूछे कि सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी गुणनखंडों का योग क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप 2 की पावर 0 लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, गुणा का निशान लगाएंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 4 2 6 और 1 7 और 25 5 30 और 1 31। गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217। यानी अगर आप इन सभी गुणनखंडों को जोड़ोगे, जैसे 1 + 2 3 4 7 5 12 और 10 22, अगर आप इसी तरह से इनको ऐड करोगे, सभी को अगर आप ऐड करो, कितना योग आएगा, 217 आने वाला है। इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों का योग क्या है। क्या पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों का योग। तो आपको ये जानना जरूरी है, मैं अब बता चुका हूँ कि विषम के लिए आपको 2 कभी नहीं लेना है। अगर आप विषम लेंगे तो फिर खाली 2 की पावर 0 लेंगे। तो हमें क्या करना है, जब विषम लेना है तो हमें विषम के लिए 2 की पावर 0 लेना, इन दोनों को नहीं लेना। तो खाली 2 की पावर 0 ही बचेगा। यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे और ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 1 होता है, इसको हम अभी जोड़ चुके हैं, ये 31 होता है। तो कितना आ चुका हमारा आंसर, 31। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सम गुणनखंडों का योग क्या है, सम गुणनखंडों का योग बताओ। तो सम गुणनखंड का जब योग हमसे पूछा गया है तो हमें क्या करना है, सम के लिए 2 की पावर 0 नहीं लेना क्योंकि ये विषम बना देगा, 1 होता है। तो सम के लिए आपको क्या करना है, फिर 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, सॉरी 5 की पावर 2 हो गया ना। तो ये कितना हो गया, 2 पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 2 6, ये 31 होता है। आप गुणा कर लो, 6 कम 6 6 तिया 18। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 31 + 186 को जब आप ऐड करोगे, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा, 217, जो कि हमारा कुल गुणनखंड का आंसर है। तो आपने अब ये भी जान लिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग क्या है, तो जब खाली वो पूछता है गुणनखंडों का योग क्या है, तो सिंपल सा तरीका ये होता है। लेकिन जब सम विषम की बात आती है तो आपको ये बात जाननी होगी कि विषम के अंदर
हम कभी 2 या 2 की पावर नहीं ले सकते, क्योंकि वो सम होती हैं, और जब सम लेंगे तो 2 की पावर 0 नहीं ले सकते। खाली इस बात का ही अंतर होता है सम और विषम में, और कोई अंतर नहीं होता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमने 100 को एग्जाम्पल लेके मान भी लिया है, हम चाहे तो इन्हें जोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि जैसे विषम गुणनखंडों का योग है, तो विषम गुणनखंड कौन कौन से, जरा एक बार देखते हैं कि विषम इधर के 1 है। अगर हम विषम की बात करेंगे तो क्या है, 1 है, 5 है और 25 है। 31 ही तो आ रहा था विषम, 31 ही तो है, ये सेम ही तो है। तो आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, और इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछने वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए सवाल के अंदर कि एक संख्या 240 है, तो एक संख्या हम 240 लेते हैं, इसको और चेक करते हैं इसके एग्जाम्पल लेके। फिर 40 का अगर हम टुकड़े करने हैं तो 24 गुणा 10 हो जाएगा, और 24 गुणा 10 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 5 हो गया। यानी हम ये कह पाएंगे कि जो 240 है, 240 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब इस हमसे पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग क्या है। तो सभी गुणनखंडों का योग क्या है, तो हम तरीका हमारा सेम ही है कि 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0 हम ले लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। गुणा का निशान है 3 पावर 0, 3 पावर 1, गुणा का निशान है ये 3 है यहाँ, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इनको हम ऐड कर लेंगे, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ये 16 होता है। गुणा 3 पावर 0 1 हो गया, ये 3 हो गया, गुणा हो गया, और ये 1 प्लस 5 हो गया। आप इनको ऐड कर लेंगे, ये ऐड करेंगे 8 4 12, 12 8 2 14, 14 और 16 30 और 1 31, गुणा ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। जब आप गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, 6 एकम 6 7, 744 आ गया। यानी हमें समझ पाए कि सभी गुणनखंडों का योग कितना आया, 744। हमसे पूछा है कि विषम गुणनखंड का योग क्या है। ठीक है, डायरेक्ट हमसे ये भी पूछ सकता है कि विषम गुणनखंड का योग क्या है, हमसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो हमें पहला जो स्टेप उठाना वो ये उठाना था, उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे इसने हमसे विषम पूछा है, तो जब विषम पूछा है इसने हमसे, तो हमें पता है कि हमें 2 या 2 की पावर नहीं लेनी है, खाली 2 की पावर 0 ही रखना था। तो 2 की पावर 0 रखो, गुणा, और सब में कोई बदलाव नहीं है, और सभी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं अगर विषम पूछा हमसे। तो 2 की पावर 0 1 होता है, ये 3 और 1 4 हो गया, तो हम पहले जोड़ चुके हैं, और 5 और 1 6 हो गया, 6 चौक 24 एकम 24। हमसे पूछा है इसने सम गुणनखंडों का योग क्या। अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो हमें वही जो स्टेप है फॉलो करना है कि ये 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। गुणा का निशान लगाएंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, गुणा का निशान लगाएंगे 5 की पावर 0। अच्छा, हमें सम में ध्यान रखना, जब हम सम पढ़ रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है थोड़ी सी, जब हम सम पढ़ रहे हैं तो हमें ये 2 की पावर 0 नहीं लेना था। ठीक है, आप इसको हटा दें, यहाँ पर यही अंतर होता है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक, अब आप समझ गए हैं कि जब हम सम की बात करेंगे तो हमें 2 की पावर 0 भूल के भी नहीं लेना है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम ऐड पहले ही कर चुके हैं, ये 31 और ये 1 कम 30 हो जाएगा। तो 30 गुणा पहले ऐड कर चुके हैं, 3 और 1 4, पहले ऐड कर चुके हैं, 5 और 1 6। तो आप गुणा करेंगे 6 चौक 24 72, 720 आ गया। एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं कि 720 प्लस 24 क्या है, 744 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल 744 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सवाल भी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणनखंड आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। कुल संख्या जो बैठेगी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 गुणनखंड आएंगे।
अगर आप कुल गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो 20 आएंगे और सबको जोड़ोगे तो आंसर उसका 744 आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मेरी बात है गुणनखंड का जो जोड़ है वो समझ में आ गया होगा। सम पूछे सम बता दो, विषम पूछे विषम बता दो, कुल पूछे कुल बता दो। गुणनखंडों की संख्या कुल पूछे कुल बता दोगे, सम पूछे सम बता दोगे, विषम पूछे विषम बता दोगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल भी बता रखे हैं। आप चाहें तो किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या कोई संख्या लेकर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब मैं उस सवाल को डिस्कस करता हूँ जो मैंने पार्ट 2 में आपके लिए छोड़ा है। पार्ट 2 में एक सवाल था जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, उसको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं उस सवाल को। दोस्तों ये वो सवाल है जो मन नंबर पार्ट 2 में आपके लिए छोड़ा था, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं सवाल को कि इसका आंसर क्या है। ये सीरीज है और ये हमें जोड़नी है 20 पद हैं। 20 पद का मतलब हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर इसको 2 भागों में तोड़ लेना है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें मैच कर ली हैं। तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आसान है लिखने में। जैसे हमें 1 गुणा 4 है, इसको लिख देना है, या पहले इसको लिख देना, बात एक ही है। मैं पहले इस वाले को लेता हूँ, यानी आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10, और ये 10 पद हो गए। आपको ये देखना है कि 10वां पद क्या है, क्योंकि आपको लास्ट पता चाहिए भाई 10वां पद क्या है, ठीक है। 1 गुणा 7 गुणा 10, ये 20 पद हैं, तो 10 पद हमारे ये हैं और 10 पद हमारे ये हैं। तो 2 भागों में लिखनी है, 2 सीरीज हैं, 2 सीरीजों को हमें जोड़ना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो 10 पद हैं इसमें 10वां पद क्या होगा। फिर हम इस सीरीज को देखेंगे जो दूसरी सीरीज बची हुई है हमारे पास में। तो 10वां पद क्या होगा वो हम जानते हैं कि ये सीरीज का जो पहला पद है वो ए है और दूसरा पद क्या है, जो भी आप मानो। दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। दोनों का अंतर कितना होता है, जैसे मान लो ये है, इससे देखो इन दोनों का अंतर तो है ये, इससे इसका अंतर चेक कर सकते हैं। जैसे ये 1 है, 4 है, 3 का अंतर है, वैसे भी इन दोनों का अंतर 3 है। तो फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 1 है, n क्या है 10 है, -1 डी क्या है 3। तो 10 और 1 9, 9 3 27 और 1 28। तो जो 10वां पद क्या लाएगा, मैं 10वां पद क्या लिख सकता हूँ इधर, 10वां पद लिख सकता हूँ मैं 1/28 गुणा 31, ठीक है। ये 10वां पद हो गया, मैं लिख रहा हूँ 10वां पद, 10वां पद, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। 10वां पद हमारा ये हो चुका, हम निकाल चुके हैं भाई। 3 का अंतर है, आप 28 लिखो, फिर 3 बढ़ा के 31 हो गया। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में इस सीरीज को आप जानते हो कि इसके गुणनखंड पहले से ही हैं और इनका अंतर ऊपर होना चाहिए था, है ना। मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया है कि इनका अंतर ऊपर होना चाहिए था, ऊपर अंतर है नहीं। तो हमें क्या करना, 3 की गुणा और 3 का भाग। तो जब 3 की गुणा करेंगे और 3 का भाग करेंगे तो भाग को आप लिख देंगे ऐसे, और 3 की गुणा करने से ये फ़ायदा मिलेगा कि इनके बीच माइनस लगा सकते हैं, जैसे 1/1 माइनस के 1/4, ठीक है। और ये सब कैंसिल हो जाता है, सब बीच वाला कैंसिल होगा, मैं बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है कि पहला पद लिखना है और आखिरी पद लिखना है, ये सब कट जाएगा। जैसे 1/4 माइनस के 1/7, देखो 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 में से 3, 3 से 3 कट जाता है, तो 1/4 ही बचता है। तो ये सब कहानी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या लिखना है, खाली पहला पद लिखना है और आखिरी लिखना है। तो 1/31। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे 31 एकम 31 और 1 एकम 1, तो 1/3 गुणा 30/31, तो ये 10 बार हो गया जी, 10/31। यानी ये जो 10 पद हमने लिए हैं इनका योग आ गया 10/31, ठीक है जी। उसके बाद जो बचा हुआ सीरीज है इसको हम सॉल्व करते हैं, बची सीरीज को। ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मान लो इसे। ये लिखा हुआ है 1/3 1/1 गुणा 3 गुणा 5। तो मैं आपको थोड़ा पहले इसकी समझ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँगा, ठीक है। चलो पहले हम सीरीज लिख देते हैं। 1/3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1/5 गुणा 7 गुणा 9, ये 10 पद हो गए। तो आपको ये देखना है कि 10 पद में 10वां पद क्या है। आप जानते हैं 1 से 3 तक 2 का अंतर है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, Tn से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो एक हमारा क्या 1 है, n कितना 10 है, -1 d कितना है 2 है। तो 1 प्लस
9 दूनी 18 और 1 19, 19 आ चुका है। इतना क्लियर हो गया होगा कि इसका जो पद है वो 19 आएगा, 19, और 2 के अंतर से तो 19 हो गया, 21 हो गया और 23 हो गया। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक इसको पहले सॉल्व करके फिर डायरेक्ट सीरीज को लिख दूंगा। जैसे मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 1 गुणा, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 1 गुणा 3 माइनस, ठीक। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 है और 1/15 है, 1/3 माइनस के 1/15 है। जब आप 15 एलसीएम लेंगे तो 3 पंजे 15, 5 आ गया, 15 कम 15, तो 4/15 आया। यानी अगर आप इस सीरीज को इस तरह से लिखते हैं तो 4/15 आएगा, ठीक है, यानी ऊपर 4 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि जब आप इस सीरीज को, ये वाला पद को आप ऐसे लिखते हैं तो ऊपर 4 आता है। फिर आप जब अगले वाले पद पर पढ़ेंगे 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, तो फिर ऊपर 4 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर 4 आना है, और जब ऊपर 4 आना फिर 4 की गुणा होगी और 4 का भाग होगा, और खाली क्या बचने वाला है, एक तो पहला पद बचेगा और यह आखिरी पद बचेगा, और बीच के सब कट जाएंगे। मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे ही दूसरा पद होगा। दूसरा पद कैसे होता कि जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है, तो आप इसको क्या करना था, 1/3 गुणा 5 माइनस के 1 गुणा 5 गुणा 7, तो हमें फिर 4 की ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको सॉल्व करते समय। अब इससे प्लस माइनस कटने थे, तो ये बात हम समझ चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया है कि डायरेक्ट कैसे होगा, तो डायरेक्ट अब कैसे करना है वो समझ लो। आपको क्लियर हो रहा होगा, बच्चों ने उतार भी लिया होगा। इसको समझा दे रहे हैं दोबारा से, डायरेक्ट कैसे होगा। देखो अब हमें क्या करना है, हमें बात पता चल गई कि हमें ऊपर 4 चाहिए, तो 4 की गुणा होगी और 4 का भाग होगा, तो 1/4 कर देंगे। 1/4 करने के बाद पहला पद बचेगा, क्योंकि हमें पूरा नहीं सॉल्व करना, और आखिरी पद बचेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 तो है ही है, तो ये 1/3 हो गया। तो आप एलसीएम ले लेंगे, 3 गुणा 21 गुणा 23, 3 इधर आ जाएगा तो 21 गुणा 23 आएगा, और 21 गुणा 23 कितना होता है, मैं एक डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई, 21 3 63 का 3, 21 दूनी 42 और 6 48, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 3 बचेगा, 480 आ गया, अपॉन ये 4 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 23 है, तो 4 3 12, 12 चौक 48, 40 आ गया। यानी आप ये कह पाएंगे कि 40/21 गुणा 23 हमने पढ़ा भी 483 होता है। अब कुछ नहीं बचा इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर जोड़ना रह गया है, तो मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ कि जोड़ना कैसे है। इसको देखो, जो हमारा पहला पद है वो 10/31 था, और ये आया है 40/483। क्रॉस गुणा करनी है, हमें पता है, क्रॉस गुणा करेंगे तो 480 प्लस इसको जोड़ेंगे 0, 4 एकम 4, 4 3 12, अपॉन 31 गुणा 480। तो पहले हम गुणा बाद में करेंगे, पहले जोड़ के देख लेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है, जब आप चेक कर रहे हैं, एक सेकंड दोबारा जोड़ लेते हैं, 0 आ गया, अच्छा 10 की गुणा हुई है, सॉरी, ये 10 की जब गुणा करेंगे तो 4800 आएगा ये, ठीक है। और जब आप 4800 में जोड़ेंगे 1240, 0, ठीक है, 4 8 2 10 की 0, 4 1 5 और 1 6, कहने के देखो दिक्कत हुई है थोड़ी सी, 0 आ गया, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो 40 बटे ये 483 था, सॉरी जोड़ने में गलती होगी, संख्या गलत लिख दी है, 483 दोबारा से ऐड कर दे रहा हूँ मैं। ये 10/31 था, प्लस का निशान है बीच में, 10/31 अपॉन 40/483, गुणा कर लेंगे, 0 4 एकम 4, 4 दिए 12, अपॉन 31 गुणा 483। अब जोड़ दो ऊपर 1240,
4 3 60, 8 10 20, तो ये आया अपॉन, जोड़ने के बाद ये बचा अपन क्या आ जाएगा 31 गुणा 483। तो हमें पता कि हमारे एक ही ऑप्शन में 60 70 आया है ऊपर, हमारे एक ही ऑप्शन में 60 70 आया है और वो ऑप्शन बी है। तो हमें और गुणा करनी नहीं थी नीचे, हमें इनको गुणा नहीं करनी, 31 गुणा 483 नहीं करना, हमें टाइम को बचाना है। और यही चीज़ हमें सीखनी है कि हमें जो अपनी नज़रें ऑप्शन पे बनाए रखनी है। सवाल बड़ा है क्योंकि ये सवाल लगभग 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि आपको समय लग सकता है चीज़ों को सॉल्व करने में, लेकिन इतना है कि हमने अगर इस सवाल को कर लिया तो हम बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों में, बार बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सीरीज़ आजकल ये मॉडर्न है, सीरीज़ है, बहुत एडवांस है, तो इसको हमें समझना है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और आगे बने रहें पार्ट 4 के लिए, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के लिए होगा। हम बहुत जल्दी पार्ट 4 लाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।